ओके, सो टॉपिक जो हमारा चल रहा था दैट वाज वर्क, एनर्जी एंड पावर। उस पे देखते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ था। लास्ट लेक्चर की बात करें तो हमने इक्विलिब्रियम यूजिंग द इक्वेशंस, अगर हमें कोई फोर्स या फिर अ, हमें पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दिए है तो हम कैसे इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। तो पहला हमने डिस्कस किया था कि अगर फोर्स दिया है तो फिर हम कैसे करते हैं, या फिर अगर हमें एनर्जी दी है, पोटेंशियल एनर्जी दी है तो फिर कैसे। यहाँ तक हमारा डिस्कशन यार हो गया था। फिर उसके बाद हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने पहले ही बताया कि मोमेंटम का अगर फार्मूला देखें तो फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मतलब अगर हमें सिस्टम के मासेस पता है तो हम उनका वेलोसिटी रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। इसके पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने पहले भी बताया है कि जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लेंगे उसके बाद हम रिलेट करेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन पी को भी कंजर्व करें और साथ में एनर्जी कंजर्वेशन, दो चीजें कैसे एक साथ अप्लाई करें, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था। तो मैंने बताया कि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला क्या है फोर्स का, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब बेसिकली चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, डीपी बाई dt ये है। तो सोचो अगर कहीं पे नेट फोर्स जीरो हो जाए तो चेंज इन मोमेंटम तो जीरो ही हो जाएगा। अब मैंने लॉजिक क्या सिखाया था आपको कि जब आप एक अकेला ऑब्जेक्ट देखोगे तो ऑफ कोर्स उस पे फोर्स कुछ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ऐसा कोई सिस्टम देखते हो जो म्यूचुअल टाइप के फोर्सेस हैं, जैसे दोनों बॉक्स हम देखें तो ये जो रोप है, ये रोप, ये तो अब म्यूचुअल टाइप का फोर्स बनेगी ना, एक टी इस तरफ एक टी इस तरफ, दोनों टी कैंसिल। तो मतलब कि मोमेंटम कंजर्वेशन ज्यादा डिपेंड करता है कि आप सिस्टम कैसा चूज करते हो। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर पे काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि यार सिस्टम कैसे चूज करना है जिसमें मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व का मतलब ये रहता है कि सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अच्छा, एक और अच्छी बात देखी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि जरूरी नहीं कि आपको पूरा मोमेंटम कंजर्व कराना है। आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का भी कंजर्व करा सकते हो, मतलब आप एक्स का वाई का अलग अलग करा सकते हो। कैसे, सोचो फोर्स वेक्टर आपको दिया है लाइक 20 आई कैप और जे कैप में कुछ नहीं है, लाइक 30 जे कैप है बट लेट से जे कैप में कुछ नहीं है अभी। तो इसका मतलब ये है कि आई पे तो फोर्स है, तो मतलब एक्स एक्सिस का मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर मैंने देखा एक्स का कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन वाई का तो फोर्स जीरो है ना, और जिसका फोर्स जीरो है उसका मोमेंटम हम कंजर्व करा सकते हैं। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व कराने का बेनिफिट क्या है कि उस एक्सिस के अलोंग हम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल कर सकते हैं। ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की। इसके बाद हमने एक नया वर्ड भी देखा, दैट वाज इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है वो हमने बात की। क्या इम्पल्स भी एक टाइप का फोर्स है, बट बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए एक्टेड फोर्स है, जिसे हम सॉल्व करते हैं एफ इनटू स्मॉल टाइम डेल्टा टी या डी टी से सॉल्व करते हैं, और एफ इनटू डी टी बन जाता है चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स के हमारे पास दो क्राइटेरिया है, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, या फिर फोर्स इनटू टाइम से भी निकाल सकते हैं इम्पल्स। फिर थोड़ा सा हमने एक दो क्वेश्चन सिंपल्स की बात की। फिर एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की, और हमने एक बुलेट और फायरिंग ऑफ अ बुलेट का क्वेश्चन हमने देख लिया था कि बुलेट फायरिंग किस तरीके से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो वहां पर मैंने ये चीज देखो समझाई थी कि अगर सिर्फ बुलेट का देखोगे तो इनिशियल मोमेंटम कुछ है और फाइनल कुछ स्पीड आ गई। बुलेट का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, ना ही गन का कंजर्व है। लेकिन जब आप बुलेट और गन दोनों को मिला के एक सिस्टम देखोगे तो ऑफ कोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स, जैसे बुलेट को हिट किया और गन को रिएक्शन फोर्स मिला, तो दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस तरीके से हमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व मिल जाता है। तो ये चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर पर डिस्कस कर चुके थे, बुलेट वाली फायरिंग वाले क्वेश्चन। एक बहुत ही स्पेशल बात हमने डिस्कस की थी, क्या है, मजल वेलोसिटी। कई बार होता है कि आपको बुलेट की स्पीड ना देके क्या दे देता है, उसकी मजल वेलोसिटी दे देता है। तो मजल वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन। और मैंने क्या समझाया कि हमें जो यूज करना है वो क्या यूज करना होता है, हमें हमेशा कंजर्वेशन में यूज करना होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोमेंटम कंजर्व करा रहे होते हैं। तो वो मैंने सॉल्व करके आपको बताया कि यार आप एकदम याद रख लो कि अगर आपको ये चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट की स्पीड चाहिए, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको एक्चुअल स्पीड जो है गन की, रिकॉइल स्पीड, दोनों को विद वेक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। देख रहे हैं, वेक्टर मतलब विद साइन आपको ऐड करना पड़ेगा, ये हम यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब क्या कि सपोज गन फायर की मैंने मजल वेलोसिटी 220 से, जिसकी वजह से रिकॉइल हुई गन 2 से, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो स्पीड होगी वो होगी 20 + 2, बट विद डायरेक्शन ऐड करना है, और 2 वाले की डायरेक्शन किस तरफ है, अपोजिट। तो मतलब कितनी स्पीड हुई 18। तो मतलब रियल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी है, सिर्फ 18। क्लियर। तो मुझे लगता है ये आइडिया अगर क्लियर होगा तो आज हम इसी आइडिया पे ही बात करने वाले हैं। आज हम इसी आइडिया पे टोटली बात करेंगे कि कभी अगर कोई सिस्टम के रेस्पेक्ट में स्पीड दी है तो आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लाने के लिए दोनों को ऐड करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन से, कुछ क्राइटेरिया से, और इसी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी हमने जैसे गन वाला एक क्वेश्चन यहाँ पर देखा है, तो वैसे ही यहाँ पर एक और चीज डिस्कस कर सकते हैं। सपोज किसी एंगल पे अगर फायरिंग हो रही है, मतलब लेट से ये कोई ऑब्जेक्ट, लेट से टैंक की बात करते हैं, जो टैंक्स होते हैं, अभी टैंक का व्हील तो ऐसा नहीं है, बट लेट से, तो जो किसी एंगल पे फायरिंग करते हैं लाइक दिस, ठीक है, ये v स्पीड से किसी एंगल पे, थीटा एंगल पर रखकर फायरिंग की गई है, तो अब आपको सॉल्व करना है। तो बड़ा सिंपल है, ये जो बुलेट है इसका मास हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल m, और पूरे टैंक का मास क्या मान लेते हैं, कैपिटल M। ठीक, तो इनिशियली तो कुछ नहीं है, इनिशियली एकदम नॉर्मल है, इनिशियल कंडीशन ये है कि कुछ भी फायर नहीं हो रहा है, और फाइनली क्या हुआ है, फाइनली फायरिंग जब होगी तो बताओ क्या दिखेगा आपको कि ये जो टैंक है इसको पीछे की तरफ रिकॉइल मिलेगा ना, टैंक को पीछे की तरफ कुछ स्पीड मिलेगी, मान लेते हैं वो रिकॉइल स्पीड कुछ है v डैश, ये v डैश से पीछे जाएगा, और ये जो टैंकर है वो किसी एंगल पे फायर कर रहा है, किसी थीटा एंगल पर फायर कर रहा है, तो ये जो बुलेट है, नहीं ये बॉम्ब है, टैंकर है तो बुलेट क्यों चलाएगा, वो तो बॉम्ब रहेगा। तो ये जो बॉम्ब है, m मास का बॉम्ब है, ये v स्पीड पर उसने थ्रो किया है थीटा एंगल पर। ठीक, अब दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या, अगर v उसकी एक्चुअल स्पीड है तो हम तुरंत सॉल्व कर देंगे, अगर v उसकी मजल स्पीड है तो फिर हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक, तो देखें दो पार्ट होगा, क्या, व्हेन बॉम्ब इज फायर्ड विथ स्पीड v, तो ये पहला केस है, इसमें हम क्या लिख रहे हैं कि बॉम्ब को हमने डायरेक्टली फायर किया v स्पीड से। तो अब बताओ, ये बताओ यार, मोमेंटम किस डायरेक्शन का कंजर्व कराना है, क्योंकि ये तो दो एंगल वाली बात हो गई ना, v इधर जा रहा है, v डैश इधर जा रहा है, बताएं मोमेंटम किस डायरेक्शन का कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कुछ इस तरीके से कंजर्व रहेगा कि बुलेट इस डायरेक्शन में जा रहा है और टैंक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर मैं बुलेट टैंक सिस्टम को देखूंगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस हो रहे हैं, इसको जो हॉरिजॉन्टल मिल रहा है इसको पीछे वर्टिकल मिल रहा है, प्लस इसको जो एक वर्टिकल फोर्स मिल रहा है वो तो ये ग्राउंड को दे दे रहा है ना, नीचे थोड़े ना चला जाएगा टैंक, क्योंकि नीचे तो ग्राउंड है। तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कंजर्व कराने का कोई मतलब है क्या, नहीं। तो मोमेंटम किस डायरेक्शन का हमें कंजर्व कराना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। सबको समझ आया ना, हॉरिजॉन्टल का मोमेंटम जो है px वाला जो है कंजर्व रहेगा। तो अपन बना सकते हैं px, मतलब समझ गए, इनिशियली मोमेंटम था क्या दोनों के पास, नहीं, फाइनली देखो, फाइनली स्मॉल वाला m उसे किस स्पीड से हमने थ्रो किया v, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे कौन सी स्पीड यूज करेंगे, v का कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, को v cos थीटा, गुड। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, v cos थीटा।
अच्छा प्लस फिर टैंक का मास तो अब कम बचेगा। अच्छा पहले ये जो हमने एज्यूम किया वो पूरा मिला के एज्यूम किया। मैंने कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में दोनों बातें डिस्कस की हैं कि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि एम को कंसिडर ना करे, तो वो टेंशन नहीं लेनी है आपको। एज पर द क्वेश्चन देखना है कि लेट्स से एम जो था वो टोटल मास था, तो टोटल मास से एक बॉम्ब का मास हटा देंगे तो रिमेनिंग वाला मास बचेगा, इनटू ये किसी स्पीड v डैश से पीछे जाने वाला है। पॉइंट समझ आया सबको? इसमें किसी को कोई डाउट ये सॉल्व करने में? ओके दूसरा पार्ट, व्हेन बॉम्ब is fired when bomb is fired with speed v with respect to the tank, मतलब समझे आप लोग कि इस बार क्या है, टैंक के रेस्पेक्ट में हमने फायर किया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो हमेशा भी किसके रेस्पेक्ट में लिखना चाहिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो मैंने क्या बताया कि विद प्रॉपर साइन आप इसे ऐड कर दो। ठीक, अच्छा बताओ यहां पर हमने वी डैश का साइन रखा है क्या? यहां पर वी डैश का साइन रखा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब जब आप आंसर सॉल्व करोगे तो वी डैश आपको ऑलरेडी नेगेटिव में आएगा, और अगर आपने यहाँ पे वी डैश का साइन रख दिया कि नहीं सर वी डैश जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, आपको प्लस में आएगी ना, क्योंकि अगर आपने साइन रख दिया है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, जस्ट ऐसा सपोज मुझे प्लस में। तो ये माइनस मतलब वैल्यू क्या है 10। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको चाहिए तो आप ऐसे साइड पे विद साइन लिख सकते हो। इसका मतलब वी डैश क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, हमने डायरेक्शन ऑलरेडी रख दी है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, फाइनल मोमेंटम याद रखना है एम इनटू विद प्रॉपर साइन, तो विद प्रॉपर साइन वी कॉस थीटा पॉजिटिव है और वी डैश कैसा है, नेगेटिव है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एम माइनस एम तो ये तो है ही, इसे कोई टेंशन नहीं है, इनटू माइनस का वी डैश। तो मुझे लगता है ये सबको क्लियर होगा कि ये चीज क्या है, ये जो है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें लिखना होता है, और जबकि गिवन क्या था, विद रिस्पेक्ट टू टैंक, इसलिए हमें वो माइनस करना पड़ा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यार ये समझ में आया विद रिस्पेक्ट टू वाला प्रॉब्लम? सर एक बार फिर से हमें डिस्कनेक्ट हो गया था। देखें तो सिचुएशन ये था, क्या सिचुएशन हुई अभी क्या बताया मैंने कि हमें जो देखना होता है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना होता है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है द बॉम्ब इज फायर्ड विद अ सर्टेन स्पीड दिस, तो समझ जाना है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिया है, तो हमने इसे डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्वेशन में ले लिया। अच्छा मोमेंटम कंजर्वेशन हम एक्स डायरेक्शन पे कर रहे हैं, क्योंकि वाई पे तो ग्राउंड उसको हैंडल कर रहा है ना, इस मोमेंटम को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, ग्राउंड। तो वर्टिकल पे तो नहीं कर सकते, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं ना। हॉरिजॉन्टल पे जो बुलेट को स्पीड मिली है तो उसकी वजह से रिकॉइल होगा टैंक, तो हॉरिजॉन्टल पे हमने कर लिया। सो हॉरिजॉन्टल की स्पीड कितनी है उसकी, v cos थीटा है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया कि बॉम्ब इज फायर्ड विद स्पीड v विद रिस्पेक्ट टू द टैंक, तो अगर टैंक के रिस्पेक्ट में है, बट हमें क्वेश्चन में क्या यूज करना होता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब हमें विद प्रॉपर साइन ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि टैंक तो पीछे की तरफ रिकॉइल होगा ना, तो जब मैं ऐड करूंगा तो नेगेटिव का ऐड करूंगा, v माइनस v ऐड करूंगा। तो इस तरीके से जो है हम v डैश निकाल सकते हैं। बताए किसी को कोई डाउट इसमें? टेंशन नहीं है, इतना बहुत सिंपल पार्ट है, ऐसा कुछ उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक और टाइप का क्वेश्चन दिखा देता हूँ तो आपको और इजी समझ में आ जाएगा। आ, मतलब प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम बोलते हैं इसे। प्लेटफॉर्म मैन प्रॉब्लम, मतलब क्या है देखें, मोमेंटम कंजर्वेशन का ही क्वेश्चन है क्या। देखिए टाइप टाइप फील करेंगे, टाइप वाइज मैं यहाँ पे दोनों चीजें समझाऊंगा। नंबर वन, सपोज एक प्लेटफॉर्म था,
लेट्स से 40 kg का या लेट्स से m1 मास का प्लेटफॉर्म था, और यहाँ पर एक पर्सन है, वो है m2 मास का, ठीक। अब सोचो ये पर्सन जंप कर जाएगा, अगर ये पर्सन यहाँ से जंप करेगा तो इसको पीछे की तरफ पुश करेगा ना, समझ आया सबको? तो अगर ये पर्सन v स्पीड से आगे की तरफ जंप किया तो प्लेटफॉर्म किसी v डैश से पीछे जाएगा, ये समझ में आया सबको? ठीक है। यस सर। अच्छा, इनिशियली क्या था, दोनों लोग रेस्ट पे थे तो कोई टेंशन नहीं थी। अब डाउट किस बात का है, मैं वो ये बताता हूँ। डाउट ये है कि वो पर्सन किस स्पीड से जंप कर रहा है, ये उसकी सेल्फ की स्पीड है या विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, इसी पे पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो दो बातें जो मैं लिख रहा हूँ, व्हेन, पहली बात क्या होगी, व्हेन पर्सन जंप्स विद v, ठीक है, विद v, सिर्फ दिया आपको कि जो है पर्सन v स्पीड से जंप करता है, तो मुझे क्लियर है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली किसी के पास स्पीड थी क्या? नहीं। फाइनली देखो कि m1 किस तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, m1 इंटू माइनस का v डैश, और प्लस m2 किस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो यहां से वैल्यू आ जाएगी ना v डैश, प्लेटफॉर्म किस स्पीड से पीछे जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब इसमें वो प्रॉब्लम वाली बात क्या, कि कई बार क्वेश्चन में क्या देता है कि व्हेन पर्सन जंप्स विद v विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। समझ आया सबको? पॉइंट समझ आए? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो अलग क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दे दिया तो इसका मतलब हमें अब क्या करना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, अभी प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ जा रहा है, m1 इंटू माइनस का v डैश प्लस, क्या मैं यहाँ पे m2 इंटू वी डायरेक्ट बस v लिखूंगा या कुछ और? v माइनस v डैश, v minus v dash। यस, v माइनस v डैश लिखना पड़ेगा। तो देखो यार, एक वर्ड अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि ये विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दिया है या नॉर्मल वाला दिया है, तो आंसर देखो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पे हमें जो रखना है, हमें वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रखना है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बाकी यार अभी सॉल्विंग है तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बताओ यार, समझ आया क्या? कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। ओके गुड। अब क्या करते हैं, हाँ, अभी एज्यूम करना पड़ेगा यार चीजों को। ठीक है, एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब एज्यूम करने का मतलब क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अब आप ये मानो ही नहीं कि यार ये पर्सन आगे गया तो ये पीछे गया, तो फिर प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? सोचो आपने ये कॉन्सेप्ट लगा दिया, सर ये पर्सन आगे गया तो वी भी क्या है, वी डैश भी किस तरफ गया, आगे की तरफ गया, और अगर आपने वी डैश पॉजिटिव मान के सॉल्व किया तो पक्का वी डैश कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब वी डैश आपको बताएगा कि नहीं ये वी डैश पीछे की तरफ है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी एज्यूम करना है कि लेट से इस तरफ है, उसे सॉल्व करना है और काम बन जाएगा। तो मैं, मुझे लगता है एग्जांपल दूंगा तो बेटर आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। क्लियर ना? अच्छा, एक और टाइप डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कोई पर्सन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है, मतलब ये कैटेगरी मैंने क्या डिस्कस की, जिसमें पर्सन जंप कर रहा है। ठीक है, एक कैटेगरी है जिसमें पर्सन जंप कर रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट में, तो मतलब लेट्स से ये प्लेटफॉर्म है m1 मास, और लेट्स से ये पर्सन है m2 मास, लेट्स से ये आगे कुछ आ रहा है v स्पीड से, और ये प्लेटफॉर्म जा रहा है किसी v1 से। ये इनिशियल कंडीशन है, और फाइनल कंडीशन क्या है कि ये जंप कर गया है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो यार अगर अभी जंप कर गया तो ये प्लेटफॉर्म के साथ ही चलेगा ना, तो अगर दोनों एक साथ हो गए तो दोनों किसी साथ वाली स्पीड से चलेंगे ना आगे की तरफ। सो लेट से वो स्पीड क्या है, v डैश है। तो अभी हम कर सकते हैं कि इनिशियली मोमेंटम कितना है। अच्छा एक चीज और, लेट से ये जो v1 है, ये v है जंप की स्पीड। सो
मैं इस तरीके से करता हूँ यहाँ पे कि ये पर्सन है और ये इस पे जंप करने वाला है v स्पीड से, ठीक है। तो दो बातें होंगी, नंबर वन, इफ पर्सन जंप्स विद, इफ पर्सन jumps with v on platform, तो इसका मतलब क्या है, इसने कहीं पे बोला है क्या कि ये विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है? नहीं, ही जंप्स विद द स्पीड v ऑन प्लेटफॉर्म, कुछ नहीं बोला कि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में है या किससे, तो हमें कैसे कंसिडर करना है, ग्राउंड से। इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो ये हो गया m1v1, मतलब v डैश मानते हैं, लेते हैं इसे v डैश प्लस m2 इंटू वी इज इक्वल टू, बाद में दोनों मिला के साथ में चलने लग गए ना, m1 प्लस m2 किसी v डबल डैश स्पीड से चलने लग गए। समझ आया किसी को इसमें डाउट कुछ? एकदम बेसिक सा है। अब इसमें जो मैं चेंज करता हूं, क्या दूसरी कंडीशन हमारी क्या होती है, इफ पर्सन जंप्स विद v with respect to the platform। समझ आया? तो अब बताओ क्या चीज चेंज होने वाली है, देखें, बताएं, विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म अगर है तो क्या चीज चेंज होगी, बताएं। इसका मतलब क्या करेंगे, m1 इंटू वी डैश ये तो फिक्स है, m2 का बताए, m2 इंटू वी लिखेंगे क्या, नहीं कुछ और v करना पड़ेगा, minus v माइनस वी डैश। v माइनस वी डैश, ठीक है। चले, आप लोग बोल रहे हैं v माइनस वी डैश लिख देना चाहिए, लेकिन यार आप बताओ मैंने क्या सिखाया आपको कि एक्चुअल में हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बताओ पहले। ऐड करते हैं। add ऐड करते। विद प्रॉपर साइन, विद प्रॉपर साइन। लग रहा है दोनों का साइन, इस फिगर में देख के क्या लग रहा है, v प्लस v डैश। v dash हाँ v प्लस v डैश। हाँ, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फिर ऐड करना है, जब अपोजिट होंगे तब हम माइनस करेंगे ना, तो ऐसा रट मत लो कि नहीं सर प्रीवियस माइनस किया है तो सब जगह माइनस ही करेंगे। इस बार हमें v डैश प्लस v ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, बाकी आगे आप सॉल्व कर लोगे। तो मुझे लगता है आपको आइडिया समझ में आ गया, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करूंगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन में किसी को कोई डाउट, मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे निकाल रहे हैं हम, कोई डाउट इसमें? ओके, चले तो देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बेटर रहेगा, एक क्वेश्चन के थ्रू सीख लेते हैं। सपोज सर एक प्लेटफॉर्म है, या सर एक और केस एक्सप्लेन करिए ना, जिसमें वो पर्सन प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा होता है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ ऐसा पूछा हाँ होता है। वो सेंटर ऑफ मास में बताएंगे, डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो सेंटर ऑफ मास में बताएंगे। अभी हम किस पे बात करने वाले हैं, किस पे, वेलोसिटी। स्पीड पे, वेलोसिटी पे, वो हम सेंटर ऑफ मास में डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं लगेगा, विद इन 3-4 लेक्चर्स वो टॉपिक भी आने वाला है, आफ्टर 4 लेक्चर्स वो भी आ जाएगा सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। सो हाँ याद सर। रखना कि डिस्टेंस का क्वेश्चन है अगर तो समझ जाओ वो सेंटर ऑफ मास का है, लेकिन अगर वेलोसिटी का है तो समझ जाओ किसका कंजर्वेशन है, प्लेटफॉर्म। मोमेंट। ये मतलब मोमेंटम का, मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। चलिए तो देख लेते हैं, ये लेट्स से एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे दो लोग हैं, मतलब चाहिए तो हम नेम भी दे सकते हैं, यूजुअली HCV में राम श्याम और ऐसे करके नेम दिया होता है, हम टेंशन नहीं लेंगे, हम इसको कर देते हैं क्या, ए और बी, तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया पर्सन बी, इन दोनों के वेट लिख लेते हैं, ए जो है वो है 60 kg है और बी कितना है, कम है यार, 40 kg कर लेते हैं, और ये जिस प्लेटफॉर्म पर है वो प्लेटफॉर्म है 20 kg। समझ आया, इसमें कुछ पॉइंट नहीं है, सबको ओके होना चाहिए, जस्ट हमने दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियली सब लोग रेस्ट पे हैं, सो इनिशियली everyone is at rest, और इनिशियली हाँ
एट रेस्ट। अब सिचुएशन देखें, इफ द पर्सन कैन जंप, if the person can jump with, let's say, 10 meter per second with respect to the platform, अच्छा मैंने विद रेस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म क्यों दिया है, जिससे आप लोग केयरफुल रहें, समझ आ रहा है ना, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। सो इफ द पर्सन कैन जंप विद 10 meter per second with respect to the platform, then find अब देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। नंबर 1, स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म, स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म when A jumps first, क्लियर। सॉल्व करना स्टार्ट करें, A jumps first और ये गिवन है while B is still there, while B remains there, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है when B jumps first, बट अगर B फर्स्ट जंप कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, A ऑलरेडी वहां पर रहेगा, A remains, ठीक है। और थर्ड पार्ट है when both jumps together, तीनों केसेस में आपको प्लेटफॉर्म की स्पीड बतानी है। चलो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। अभी हमने क्या किया है, बी को रखना है और ए को हमें जंप करा देना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सॉल्विंग कर लेनी है। सॉल्विंग स्टार्ट करें, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट में चाहिए तो मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ। क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म है, ये पर्सन यहाँ पर है, तो बी ऑलरेडी यहाँ पर है, जंप कौन कर गया, ए, A ठीक है। ए जंप कर गया और किस स्पीड से, 10 मीटर पर 60 सेकेंड, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये स्पीड से जंप कर गया। इसका मास कितना है 60 और इसका मास कितना है 40 और इसका मास कितना है 20। अब बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है हमें, समझ आया। तो हमें पहले क्या एज्यूम करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज क्या एज्यूम करेंगे, सबसे पहली चीज क्या एज्यूम करेंगे बताएं। प्लेटफॉर्म P कहा जा रहा है। initial is हाँ equal to P1 हाँ, कि ये जो सिस्टम है ये किस स्पीड से जाने वाला है, और आप देखो अगर पर्सन आगे जंप किया है तो ये सिस्टम किधर जाएगा, पीछे। पीछे पीछे। किसी पीछे की तरफ। जाएगा, ठीक है। तो अब कर लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये पीछे जा रहा है, कौन कौन पीछे जा रहा है, 40 प्लस 40 + 20 40 प्लस 60 20, 40 प्लस 20 ये पीछे जा रहा है किस स्पीड से, v डैश, तो माइनस का v डैश, क्लियर। अच्छा प्लस 60 वाला आगे जा रहा है, बट केयरफुल रहना है, क्या मैं सिर्फ 60 इंटू वी कर दूंगा, नो सर 60 V रिलेटिव v V minus minus V dash V dash. minus v 6 माइनस v डैश, सो v माइनस v डैश लिखना पड़ेगा क्योंकि v डैश नेगेटिव डायरेक्शन का। अभी जस्ट आपको सॉल्व करना है इसे, ये हो गया कितना 60 माइनस का v डैश और ये हो जाएगा प्लस 60 इंटू 10 माइनस v डैश, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0 इज इक्वल टू ये 60 और इधर पे भी 60 v डैश आएगा तो कितना होगा माइनस 120 v डैश 5 प्लस meter per second 600, क्लियर। तो कितना आ गया v डैश की वैल्यू, 5 समझ आया सबको कि दोनों लोग कौन, प्लेटफॉर्म और वो पर्सन भी किस स्पीड से पीछे की तरफ स्लाइड होंगे, 5 meter per second 5 मीटर पर सेकंड की तरफ से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैंने सॉल्व करके सिखाया, अब बाकी दो पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। चले देखें कितने लोग आंसर चैट बॉक्स में करें, देखें कितने लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले सेकंड पार्ट सॉल्व करें, देन थर्ड पार्ट। आंसर इस तरीके से करें, 2 डैश और क्या आंसर है 3 डैश, 3 का क्या आंसर है।
ओके गुड। सो आंसर क्या है 10/3 सेकेंड पार्ट का। काफी सारे स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो कंटिन्यू करें यार। थर्ड पार्ट बहुत अच्छा है, थर्ड पार्ट ट्राई करें, देखें कितने लोग कर पाते हैं। सेकेंड पार्ट काफी सारे लोगों ने आंसर किया मुझे 10/3, दैट्स गुड, वेरी गुड। बाकी लोग ट्राई करें पहले। थर्ड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट काफी अच्छा है। सेकेंड पार्ट का तो करेक्ट है 10/3, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है करेक्ट, वेरी गुड। थर्ड पार्ट ट्राई सर करें। दोनों एक ही साइड में जंप करेंगे यार या अलग अलग? अरे नहीं यार, फिगर मैंने ऐसे बनाया, इस तरफ जंप कैसे करेगा यार, इधर तो प्लेटफॉर्म है। ये इधर जंप करेगा, ये इस तरफ जंप करेगा, ठीक है। ओके ओके, थर्ड पार्ट सॉल्व करते रहे यार। जिन लोगों को सेकंड पार्ट नहीं आया है वो एक बार देख लेते हैं, सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। बाकी लोग थर्ड पार्ट ट्राई करें। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या है, ए वहीं पे रहता है और ए जंप नहीं कर रहा है बट बी जंप कर रहा है, ठीक है। सो बी जंप कर गया है, 40 kg है बी का मास, और वो जंप कर गया, ए जंप नहीं किया हुआ है। तो यार वो तो क्लियर है चीजें कि सपोज ये वी से जंप किया हुआ है, तो हमने माना कि सिस्टम किसी वी डैश से पीछे की तरफ स्लिप हुआ है। तो अभी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करना है। इनिशियली तो कोई मोमेंटम नहीं था, बट फाइनली देखें तो 40 वाला किस तरफ चला गया है, इस वाले डायरेक्शन में आ गया ना, 40 अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, 40 वाला नेगेटिव वी की तरफ चला गया है, जबकि जो है ये 60 वाला और 20 ये दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं। तो 60 + 20 ये दोनों आगे की तरफ जाने वाले वी डैश से। तो ये क्लियर हुआ। अब देखो हमने एक गलती की है यहाँ पे, क्या कि ये जो वी है ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्लेटफॉर्म को विद साइन इसमें ऐड करना चाहिए था। तो ये हमने सिर्फ वी डैश नहीं लिखना है, हमें ध्यान देना है कि 40 इंटू हमें विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म लिखना है, और प्लेटफॉर्म इस बार पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो क्या करेंगे, प्लस वी डैश और ऐड करेंगे इसमें। तो ये हमारा पूरा क्राइटेरिया था कि हमने कैसे सॉल्व किया हुआ है। अभी हमें दिया है क्वेश्चन में, ये कितना हो जाएगा, 40 वी डैश माइनस 40 वी जो है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितना है 10। तो यहाँ पे कितना है 10, मतलब 40 इंटू 10 करेंगे, प्लस 60 इंटू 20 कितना हुआ 80 वी डैश। सो ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब 120 वी डैश विल बी 400। क्लियर। सो एक जीरो कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा 10/3। वी डैश इज 10/3। तो ये आंसर करेक्ट है यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये आंसर किया हुआ है, वेरी गुड। मेन पार्ट है यार थर्ड पार्ट, जब दोनों साइमल्टेनियसली जंप करेंगे तो कैसे करेंगे वो चीज हमें देखना है, ठीक है। देखें काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया हुआ है, अभी पहले हम बना लेते हैं। ये पर्सन इस तरफ जंप करने वाला है और ये पर्सन इस तरफ जंप करने वाला है। यार अब ये बताओ कि किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, 60 मीटर पर 60 सेकंड। वाले का 60 वाले का, 60 वाले का। तो अगर 60 वाला आगे जा रहा है, 60 kg वाला, तो इसका इम्पैक्ट भी तो ज्यादा होना चाहिए ना। तो मतलब ये हुआ कि प्लेटफॉर्म को किस तरफ जाना चाहिए, एक की तरफ। पीछे की तरफ। तो ये कंफर्म हो गया
कि ये आगे जंप करेगा, ये इस तरफ जंप करेगा, बट इसके वजह से प्लेटफॉर्म किस तरफ जाने वाला है? पीछे। पीछे की पीछे। तरफ v डैश से प्लेटफॉर्म जाने वाला है। तो मुझे लगता है काफी सारे लोग को ये आइडिया पूरा प्रॉपर समझ आ गया होगा कि बिकॉज ये 60 kg का मास ज्यादा है, तो देखो होगा क्या देख लेते हैं कि सिचुएशन ये है कि इसके वजह से प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा? आगे, और 60 वाले की वजह से प्लेटफॉर्म जाएगा पीछे। बट मुझे पता है कि 60 वाले का वेट ज्यादा है तो इसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा, तो इसलिए मैंने फाइनल क्या बनाया है? वी डैश पीछे की तरफ। अब लॉजिक, अगर आप इवन पीछे भी नहीं लिख रहे हैं वी डैश, तब भी आप सिंपल सॉल्व कर दो, बाद में आंसर आ जाता है। मतलब जो भी प्लस आना हुआ माइनस आना हुआ वो दोनों चीजें ही आ जाती हैं। तो चले सॉल्व कर लेते हैं यार। इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियली तो कुछ नहीं था, फाइनल देखें। चले तो पहले स्टार्ट करते किससे? प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म किस तरफ एज्यूम किया हमने? पीछे की तरफ। तो 20 इंटू क्या हो गया? माइनस का वी डैश। अच्छा, प्लस 60 वाला कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ। तो क्या होगा? 60। तो v प्लस का है, लेकिन कौन पीछे जा रहा है? v डैश, और हमें विद रिस्पेक्ट टू v डैश रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का v डैश। डन। अच्छा, प्लस 60 के बाद 40। 40 किस तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ v, पीछे। और v डैश भी पीछे की पीछे। तरफ है, तो मतलब माइनस v है और माइनस v डैश है। तो चले सॉल्व कर लेते हैं। क्या सिचुएशन हो गई? ये वो माइनस का 20 v डैश प्लस 60 इंटू वी, मतलब पहले लिख लेते हैं 60v माइनस 60 इंटू वी डैश, 60 इंटू वी डैश प्लस 40v, नहीं सॉरी माइनस है यहाँ पर, सो माइनस 40v माइनस 40v डैश। तो देखो यार v डैश तो सारे ऐड हो गए, माइनस 120v डैश हो गया प्लस ये 60 और ये 40 ऐड हो गया, कितना बचा? सिर्फ 20v, और v को हम लिख सकते हैं। सो फाइनली v डैश कितना हो जाएगा? 20 इंटू वी कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 120। समझ आया सबको? सो वी डैश कितना आ जाएगा? यहाँ से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 4 से 5/3 देते हैं, सो कितना आ जाएगा? 5/3। और देखो प्लस आ रहा है, क्यों प्लस आ रहा है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी मान लिया है कि वी डैश किस तरफ था? अपोजिट। अगर मैं आगे की तरफ वी डैश को मानता तो आंसर मेरा कैसा आ जाता? -5/3। नेगेटिव। हाँ, तो इसका मतलब होता है कि पीछे की तरफ है। तो ये याद रखना है कि वी डैश 5/3 है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो चले आंसर्स देख लेते हैं कितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया हुआ है। ओके, किसी का करेक्ट आंसर नहीं आया। आयुष का थोड़ा पास में था, 5/6 आया, मे भी कुछ मिस्टेक किया होगा, लेकिन अभी आइडिया समझ में आया सबको? सर हाँ, मैंने आपके जैसा नहीं क्या 40 kg वाले से प्लेटफॉर्म को आगे की तरफ कितनी स्पीड मिलेगी और 60 से प्लेटफॉर्म को पीछे की तरफ कितनी स्पीड मिलेगी उसका बाद में रिलेटिव करके सब नहीं नहीं, यही तो गड़बड़ हो गया ना। अगर आपको 10 ग्राउंड से दिया होता तो काम बन जाता, लेकिन अगर आपने ये सॉल्व कर दिया कि इसके वजह से प्लेटफॉर्म कितना आगे गया, तो आप रिलेटिव में ये वाली स्पीड यूज करोगे, लेकिन जब दोबारा दूसरे को जंप कराओगे तो फिर आप रिलेटिव में ये वाली स्पीड यूज करोगे ना, तो अलग अलग हो गया ना। आपने इसके रिलेटिव में कुछ और स्पीड ली, इसके रिलेटिव में कुछ और स्पीड ली। समझ आया? तो ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि फर्स्ट ए जंप्स देन बी जंप्स, अब बताओ स्पीड क्या होगी। तो फिर जैसे आपने सॉल्व किया वैसे करेंगे, पहले ए जंप करेगा तो इनको क्या स्पीड मिली, फिर बी जंप करेगा तो फिर फाइनल स्पीड क्या मिलेगी। यहाँ पे दोनों साथ में जंप कर रहे हैं, तो हमें साथ में एक इफेक्ट एज्यूम करना पड़ेगा कि फाइनली प्लेटफॉर्म किस तरफ दिख रहा होगा। समझ आया दोनों मेथड में डिफरेंस? सर फिर टुगेदर मास लेके नहीं कर सकते, सबका मास एक साथ लेके। सबका मास एक साथ लेके, सबकी स्पीड एक डायरेक्शन में नहीं है ना, तो सबका मास कैसे एक साथ ले लेंगे? सबका स्पीड देखो ना अलग अलग है, यस। तो ऐसा टुगेदर में ऐसे साथ में नहीं ले सकते कुछ। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज प्लेटफॉर्म पे मूविंग वाला देखते हैं।
सपोज एक प्लेटफॉर्म है और वो इस तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, लेट्स से इसका मास वही 20 kg, और एक पर्सन है लेट्स से वो उसका मास 40 kg है और वो जंप करता है इसके ऊपर किस स्पीड से, लेट्स से v इज इक्वल टू 20 से जंप करता है। क्लियर? सो क्वेश्चन है द पर्सन jumps with 20 meter per second with respect to the platform, with respect to the moving platform and move together, and both move together. क्लियर? तो बाद में सिचुएशन क्या है, दोनों साथ में चल रहे हैं तो आपको स्पीड बताना है। तो बाद में क्या है, दोनों साथ चल रहे हैं, आपको स्पीड बताना है। फाइंड न्यू स्पीड ऑफ सिस्टम। चलो सॉल्व करें। देखें, सॉल्व करें और आंसर बताएं। आंसर प्लस माइनस में देना है, मतलब ये बताना है कि सिस्टम लेफ्ट में चल रहा होगा कि राइट में चल रहा होगा। तो विद साइन आप आंसर देंगे, आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। ओके, गुड। शिव प्रसाद, गुड। यार बाकी लोग थोड़ा सा सही नहीं कर पाए अभी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, कि क्या सिचुएशन हो रही है एग्जैक्टली। तो सिचुएशन देखें कि क्या रहेगा कंडीशन, कि ये देखिए माइनस कैसे करना है, क्या करना है एग्जैक्टली। मैं सिंपल वर्ड्स में फिर से क्लियर करता हूँ कि जब भी कभी आपको गिवन स्पीड है नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है, तो कंजर्वेशन में हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं v को। ठीक है, लेकिन अगर कभी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, विद रिस्पेक्ट टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट दिया है, क्या, विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जेक्ट, तो करना क्या होता है, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो हमें जो ग्राउंड की स्पीड होती है वो होती है उसकी एक्चुअल स्पीड प्लस मूविंग सिस्टम की स्पीड। फिर से देखें लाइन क्या है, हमें हमेशा लिखनी होती है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अगर कभी मूविंग सिस्टम के रेस्पेक्ट में दी है तो आपको उसकी और मूविंग सिस्टम की
दोनों की वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी विद प्रॉपर साइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन में पहले देखते हैं। अभी किसी का आंसर सही नहीं है एक्सेप्ट द शिव प्रसाद, किसी का आंसर सही नहीं है, दैट मीन्स आपको फिर से ट्राई करना चाहिए। समर्थ का भी आंसर करेक्ट है, ओके गुड। देखें इस क्वेश्चन को फिर से पहले देखते हैं। यार मैंने एज्यूम किया, मतलब मैंने बताया कि क्वेश्चन में ये पर्सन इस तरफ जंप करेगा, ये पर्सन इस तरफ जंप करेगा, तो पहले तो आपको ये एज्यूम करना है कि ये प्लेटफॉर्म किधर जाएगा, लेफ्ट या राइट। मैंने बताया कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू कैन एनी डायरेक्शन, या अलग है ना? यू कैन चूज एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो सिचुएशन क्या रहेगी, अगर हम बात करें कि हमने पॉजिटिव की तरफ माना है तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बट मैंने कॉमन सेंस से ये चीज गेस की। कॉमन सेंस क्या कि बिकॉज 60 वाले का वेट ज्यादा है, 60 kg है, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। मतलब अगर ये आगे जाएगा तो इसके वजह से प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा, पीछे। तो ओवरऑल प्लेटफॉर्म मुझे पीछे की तरफ जाता दिखेगा, तो हमने वी डैश एज्यूम किया। अब सॉल्विंग देखना, पहले मैंने लिखा प्लेटफॉर्म का मोमेंटम, ये तो क्लियर है ना सबको, प्लेटफॉर्म का मोमेंटम। अब जब बात है 60 kg के मोमेंटम की, तो मुझे पता है कि 60 kg पॉजिटिव डायरेक्शन में जंप कर रहा है v से, बट मैं 60v नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा 60v, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दिया है क्वेश्चन में कि ये जो v जंपिंग स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब मुझे प्लेटफॉर्म की स्पीड ऐड करनी पड़ेगी। अब लकली प्लेटफॉर्म किस तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए मुझे माइनस वी डैश ऐड करना पड़ेगा। 40 kg का देखो, 40 kg वाला ऑलरेडी जंप ही किस तरफ कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जंप कर रहा है, तो इसलिए 40 का जो v है वो नेगेटिव रहेगा ही। बट मैंने बताया ये भी विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, सबका क्वेश्चन में ही दिया है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो मुझे प्लेटफॉर्म की स्पीड भी माइनस करनी पड़ेगी। डन। तो इसका मतलब देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, हमें अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें लिखना पड़ेगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, और मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि ये दोनों फाइनल कहाँ जाने वाले हैं। तो लेट्स से राइट साइड में किसी भी स्पीड से जाएंगे, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 40 + 20, और ये किसी लेट्स से v डबल डैश स्पीड से जाने वाले हैं, तो हमें v डबल डैश फाइंड करना है। बट इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं इनका, इनिशियल मोमेंटम 40 kg का किस तरफ है, +20 की तरफ है। सो 40 इंटू +20 प्लस ये 20 kg प्लेटफॉर्म का किस तरफ है, -10 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमने क्या गलती की है वो सीखते हैं। यहाँ पे गलती ये की है कि ये 20 जो स्पीड है ये आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दी है, ये क्या दी है, द पर्सन जंप्स विद प्लेटफॉर्म 20 विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब अभी प्लेटफॉर्म की स्पीड इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि 40 × 20 नहीं लिखेंगे, हमें इसका भी ध्यान देना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म किस तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब -10 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ओवरऑल कितना हो गया, 20 - 10 कितना हुआ 10, मतलब 400 × 10 कितना, 400 प्लस ये हुआ -200, -200 इज इक्वल टू 60 इंटू वी डबल डैश। तो देख लो वी डबल डैश क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमने जो एज्यूम किया है वो सही है, और हमने किस तरफ एज्यूम किया है, राइट साइड, पॉजिटिव ही एज्यूम किया है। तो कितना हो गया 200/60, मतलब 100/3, मतलब कितना आएगा 10/3। क्लियर, किसी को कोई डाउट इसमें, काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर थोड़ा अलग आया है, बता सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। मोमेंटम कंजर्वेशन का आइडिया समझ आया या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है पहले। डन, चलो नेक्स्ट टाइप बंद करते हैं। सर या मुझे लगा कि जब वो पर्सन जंप करेगा तो प्लेटफॉर्म को 10 स्पीड के साथ और एक स्पीड भी मिलेगी ना। हाँ और एक मिलेगी, बट मैंने वही बताया कि वो दे मूव ऑल टुगेदर। इसका मतलब ये है कि जब पर्सन जंप करेगा, ये पर्सन जंप करेगा प्लेटफॉर्म पे तो दोनों को मिलेगी, पर दोनों को कंबाइंड मिलेगी। ठीक है, ये अभी 20 रिमेन नहीं रहेगी, ये चेंज हो जाएगी एज पर द प्लेटफॉर्म। ठीक है, और दोनों मूव करेंगे सेम स्पीड से।
आपने ये सोचा क्या कि पर्सन को मिली 40 इंटू वो पर्सन का वी ही रहेगा और 20 को वी डैश मिलेगा, तो No, ऐसा sir. नहीं कर सकते हैं क्योंकि दे आर गोइंग टू मूव टुगेदर, तो आपको सेम स्पीड एज्यूम होगी। हाँ वो 40 जब जंप करेगा तो उसको मतलब 10 के साथ एक और स्पीड मिलेगी, ऐसा कुछ तो। हाँ नहीं सर, नहीं नहीं, मैं भेज रही हूँ। 10 के साथ मिलेगी ना। एक्चुअली पता है क्या है, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व जो है वो कुछ ऐसे काम कर रहा है कि पर्सन आगे जा रहा है और प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। सपोज पर्सन के पास है 100 का मोमेंटम और प्लेटफॉर्म के पास है 80 का मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना बचा? +20 ना। 20 तो दोनों लोग मिलाकर 20 के मोमेंटम से आगे जा रहे होंगे फाइनली। ये है क्वेश्चन का टाइप। फील आया कि क्वेश्चन का मतलब क्या है? तो क्वेश्चन में ये नहीं है कि उसे कोई दूसरी स्पीड मिलेगी, दोनों मिला के साथ चलने वाले हैं, तो उसे और प्लेटफॉर्म को मिला के सेम स्पीड मिलनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। ये पार्ट से समझ आया ना कि सपोज एक ऑब्जेक्ट आ रहा है इधर 100 के मोमेंटम से, इधर आ रहा है 80 के मोमेंटम से, तो फाइनल दोनों मिला के कहाँ जाएंगे? 20 के मोमेंटम से आगे। क्लियर है ये? बताया इसमें कुछ डाउट तो नहीं ना किसी को? चले नेक्स्ट टॉपिक जो मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है, दैट इज एक्सप्लोजन। अच्छा, फिजिक्स में एक्सप्लोजन मतलब ये नहीं है, ये नहीं बताएंगे कि बॉम्ब कैसे बनेगा, ठीक है? एक्सप्लोजन मतलब ये मत समझ लेना कि बॉम्ब बनाना सिखा रहे हैं, नहीं। एक्सप्लोजन मतलब ये है कि फ्रेगमेंट्स जो हैं वो किस तरफ एक्सप्लोड होने वाले होते हैं। अगर एक किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि एक्सप्लोड करने वाला है उस पर अगर हम देखें तो मतलब लेट्स से एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ भी, और इसका कुछ मास है, अभी ये रेस्ट पे है। अब सोचो सडनली ये एक्सप्लोड कर जाए, ठीक है? तो अगर ये एक्सप्लोड कर गया तो लेट्स से ये दो फ्रेगमेंट में एक्सप्लोड कर गया, एक फ्रेगमेंट है M1 और एक फ्रेगमेंट है M2। तो मतलब ये है कि M2 वाला जो है, ये M2 है और ये M1 है, दो फ्रेगमेंट में एक्सप्लोड किया, तो पक्का कंफर्म है कि अगर एक आगे की तरफ जाएगा तो दूसरा वाला कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। पीछे की तरफ। डन। तो ये V1 से अगर आगे गया तो ये V2 से पीछे जाएगा। रीजन क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि सारे फोर्सेस जो होते हैं एक्सप्लोजन में वो इंटरनल होते हैं, इसलिए पूरा मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। तो ये सिचुएशन क्या होगी? इनिशियल तो जीरो मोमेंटम है, फाइनल क्या हो जाएगा? M1 V1 प्लस की तरफ है और M2 V2 किस तरफ है? नेगेटिव डायरेक्शन में, तो V2 की वैल्यू आपको आ जाएगी। आइडिया समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्विंग में एज्यूम नहीं करते हैं कि V2 पीछे जा रहा है। क्या करते हैं? जस्ट सॉल्व कर देते हैं। अगर जस्ट आप सॉल्व कर दोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ना। अगर आप जस्ट सॉल्व कर दोगे तो क्या पता चल जाएगा? V2 नेगेटिव आ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि किस तरफ जा रहा है वो, ठीक है? तो ये एक मैंने मेथड बताया। सपोज अभी दो तीन फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड होने वाला है, ये एक M मास का ऑब्जेक्ट है और लेट से ये दो तीन फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड होने वाला है। सो लेट से ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, और अब ये एक्सप्लोड होगा, तो मुझे पता नहीं है कि कौन किस तरफ जाने वाला है, ठीक? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि V2 का साइन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कि V2 क्या आएगा? नेगेटिव आ जाने वाला है, ठीक है? तो दो एलिमेंट है तो आप तुरंत उसमें कर सकते हो कि एक आगे जाएगा तो दूसरा पीछे की तरफ जाने वाला है, ठीक है? बट अगर तीन फ्रेगमेंट में है तो आप बता नहीं सकते हो कि कौन कहां पर जाएगा। समझ आया? तो ऐसे केसेस में क्या करना है? वेक्टर फॉर्मेट में सबको ऐड कर देना है। सपोज ये V1 से आगे जा रहा है, ये V2 से पीछे जा रहा है और ये V3 से नीचे जा रहा है, किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एट द एंड आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर वाइज समेशन करना पड़ेगा। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल में, इनिशियल तो जीरो है बट P फाइनल कैसे करेंगे? M1 V1 वेक्टर वाइज, M2 V2
वेक्टर वाइज प्लस m3 v3 वेक्टर वाइज। समझ आया? इसमें कोई डाउट क्या किसी को? सबको विद प्रॉपर वेक्टर हम स्पीड दे देंगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इंस्टेड ऑफ डूइंग कि मुझे पता है कि v2 किस तरफ है, हम सीधे क्या लिख दें? वेक्टर वाइज लिख दें। तो v2 की वैल्यू जो है विद प्रॉपर डायरेक्शन आ जाएगी कि किस तरफ होगी। आइडिया समझ में आया सबको एक्सप्लोजन में कि जस्ट क्या करना है आपको? मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। फिर कभी कभी पूछ लेता है काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन एक्सप्लोजन। काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड, तो भाई कितनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी? ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको जो स्पीड मिली है यही तो इनकी काइनेटिक एनर्जी है ना। यस सर। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड मतलब कुछ टेंशन ही नहीं, सिर्फ क्या है? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर। तो मुझे लगता है इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सब क्लियर समझ में आ गया। बताओ यार, ये ओके सबको? यस सर। हाँ, तो एग्जांपल वाइज देख लेते हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। लेट्स से एक 10 kg बॉम्ब exploded with 10 kg bomb exploded with two fragments of 4 kg and 6 kg. Clear? 4 kg and 6 kg. If 4 kg has a speed of 60 meter per second, or let's say 80 meter per second, then find total kinetic energy generated. Solve करें जल्दी से। Then find the total kinetic energy generated. मतलब एक्सप्लोजन क्लियर है, ये 10 kg था और हुआ क्या? दो फ्रेगमेंट्स में आया, एक 4 kg और एक 6 kg। तो हमने कुछ स्पीड एज्यूम कर लेनी है। लेट्स से ये v1 है और ये v2 है। ठीक है, बाय द वे विद प्रॉपर साइन अगर देखें तो v1 अगर आगे जा रहा है तो v2 किस तरफ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। मतलब इसे मैं इस तरीके से बना लेता हूँ कि थोड़ा सा और बेटर समझ में आ जाए। v2 पीछे जाएगा अगर v1 आगे जा रहा है। हमें एट द एंड एनर्जी कंजर्वेशन से पहले क्या करना है? मोमेंटम कंजर्वेशन। सो जीरो पहला पार्ट किस तरफ गया? 4 इंटू v1 प्लस 6 इंटू v2। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू v1 की वैल्यू कितनी है? स्पीड क्या दी हमने? 80। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, 80 की जगह इसे 60 कर लेते हैं, ये 60 की जगह 120 कर लेते हैं। 120 से थोड़ा सा सॉल्विंग बेटर रहेगा। ये हो गया अपना 120। तो कितनी आ गई स्पीड? 80 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? क्यों v2 निकाला? क्योंकि हमें क्या चाहिए? टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो मुझे लगता है इतना कुछ टफ पॉइंट नहीं है, सिंपल है। m1 4 वाला जो मास है वो किससे जा रहा है? 80 से जा रहा है। और जो 6 kg वाला मास है, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, ये 4 वाला जो है 120 से जा रहा है और 6 वाला मास 80 से जा रहा है। क्लियर? तो कोई डाउट किसी को इसमें एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन में? समझ आया सबको? सर यहाँ तो हमने साइन को कंसिडर नहीं किया। नहीं किया ना भाई, नेगेटिव किया कंसिडर किया। माइनस क्या किया है? वो काइनेटिक एनर्जी में जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। ठीक है। हाँ सर।
पक्का ये समझ आया? एक और क्वेश्चन दें फिर? यस सर। ओके चलिए ये आंसर करेंगे चैट बॉक्स में आप लोग। ओके ये बताओ यार, पहले मैंने दो टर्म यूज किए ईस्ट और नॉर्थ, समझ रहे हो किस पर्पज से यूज किए हैं? बताएं। डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए क्या आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर में। वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे? 4 kg वाला किस तरफ है? ईस्ट की तरफ, मतलब आई कैप कैप। ओके प्लस 6 kg वाला किस तरफ है? जे कैप नॉर्थ की तरफ, मतलब जे कैप की 30 तरफ। जे कैप प्लस, अच्छा इसे थोड़ा कुछ और कर लेते हैं, इसे 24 कर लेते हैं, या फिर कुछ डिफरेंट कर लेते हैं जिससे थोड़ा 8 से डिवाइड आ जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 24 जे कैप। अभी इसके बाद ये हो जाएगा 8 इंटू V3। ये पता है क्या हमें?
नहीं, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका सर। मतलब ये कंफर्म हुआ कि V3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V3 वेक्टर आएगा यार, 8 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का डिवाइड अगर करेंगे सो 4 इंटू, पूरा लिख लेते हैं कि 8 का डिवाइड करेंगे तो 40 पे डिवाइड जाएगा, आएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 20 आई कैप प्लस ये कितना 8 का डिवाइड 18 करेंगे, यस 18 18 जे कैप। अब ये पूरा नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव मतलब सिर्फ बता रहा है कि वो इस डायरेक्शन में जाने वाला है, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी निकालना होता है तब क्या चाहिए होता है, तब तो हमें सिर्फ चाहिए क्या, स्क्वायर स्पीड। ये क्या है अभी, ये वेलोसिटी आई है, रिजल्टेंट निकालेंगे। वेलोसिटी, स्पीड मतलब इसका नेट रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कंफर्म है 20 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर टाइप में, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी अगर हमें चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, वो हाफ इंटू 4 वाला किस तरफ जा रहा था, 40 की स्पीड से जा रहा था, प्लस हाफ इंटू 6 किस स्पीड से जा रहा था, 30 की स्पीड से, प्लस अब ये जो 8 वाला है ये जा रहा है ये रूट ऑफ दिस स्पीड, ठीक है। सो रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। मैंने वैल्यूज रैंडम ली हैं, एग्जाम में आपको ऐसी वैल्यूज देता है जिससे आप इजीली अप्रोच कर पाते हैं, ठीक है, तो इजीली आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यार एक्सप्लोजन में किसी को खास दिक्कत नहीं होगी, कुछ समझ आया क्या, यस सर ओके गुड। यस सर। एक्सप्लोजन के बाद यार मोमेंटम का बेसिकली काम हो गया, मतलब मोमेंटम पे हमने काफी सारी चीजें देख ली, मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा, और सेपरेट हमने वर्क पावर एनर्जी में देख लिया है कि एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगी। तो बेसिकली अब हमारा टारगेट होना चाहिए कि दोनों को कंजर्व कैसे कराते हैं, मतलब मोमेंटम को भी कैसे कंजर्व कराना है और एनर्जी को भी कैसे कंजर्व कराना है। तो यहाँ पे देखेंगे अब हम क्या डिस्कस करेंगे, दोनों मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ। अच्छा, दोनों आप समझ जाओगे जरूरत कब पड़ेगी। एनर्जी कंजर्वेशन यूजुअली जरूरत तब पड़ेगी जब किसी ऑब्जेक्ट की क्या चेंज हो रही होगी, हाइट। अगर हाइट चेंज हो रही होगी तो समझ गए ना कौन सी एनर्जी आ जाएगी वहां पे, पोटेंशियल और पोटेंशियल अगर एनर्जी। स्प्रिंग वगैरह होगी तो समझ जाएंगे कि कौन सी एनर्जी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर वाली, ठीक है। आपके एक्स स्क्वायर। हाँ, तो मैं थोड़ा एक बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि किस तरीके से हमें एनर्जी और दोनों को साथ में लेके चलना है। मोमेंटम देखिएगा, आप समझिएगा, एग्जांपल वाइज देखते हैं क्या, आप डिफरेंस देखिएगा कि जो हमने पहले पढ़ा है और अब पढ़ा है उसमें क्या डिफरेंस है। देखो, आपने ये पढ़ा, ऐसा वाला क्वेश्चन देखा होगा कि ये प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉक्स है, तो मान लेते हैं यार कुछ वेट वगैरह इसका ले लेते हैं, सपोज इसका मान लेते हैं 20 kg और इसका मान लेते हैं 5 kg, ठीक है। और ये हाइट है कुछ, ये हाइट भी दे सकता है या फिर ये लेंथ भी दे सकता है, टेंशन नहीं लेना है। तो लेट्स से ये आपको हाइट दे दी है कुछ है 10 मीटर। अब आपको बताना है फाइंड द स्पीड व्हेन इट रीचेस डाउन। सो टाइप 1 है जो अभी तक हम पढ़ते थे, टाइप 1, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक when it reaches at the bottom। यार तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, क्या कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, काइनेटिक काइनेटिक में। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में एक चीज जो हिडन है वो हम कंसिडर करते हैं क्या, दैट वेज इज नॉट मूविंग। ये अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने क्या मान के चला हुआ है कि ये वेज मूव नहीं हो रहा, मतलब इधर ये फिक्स है या फिर क्या है, इनफ फ्रिक्शन है कि इसको रोक पा रहा है। समझ आ रहा है। तो अगर वेज मूव नहीं हो रहा तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसे मिलने वाली है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा वो किस में होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी में। तो मतलब जब ये नीचे पहुंचेगा
तो इसको कुछ स्पीड मिल जाएगी v, तो हम लिख सकते हैं दैट mgh इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। तो ऑलरेडी कट हो गया, मुझे लगता है सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप समझ गए v कितना आ जाएगा, √2gh। कोई डाउट इसमें? यहां तक कोई डाउट इसमें? कुछ समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नो सर। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, तो ये हमारा क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूं कि पहले हम क्या पढ़ते थे और अब हम क्या डिस्कस करेंगे। देखें अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है, सॉरी ये जो वेज है, ये फिक्स नहीं है, इट इज फ्री टू मूव। तो ये 5 kg, ये 20 kg, और अब काम की बात ये है कि वेज भी क्या है, मूव कर सकता है। तो क्वेश्चन बदल गया क्या, वेज इज फ्री टू मूव। तो ये बताओ अगर ये वेज भी मूव कर सकता है तो क्या पूरी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ब्लॉक को मिलेगी क्या? काइनेटिक एनर्जी किसे मिलेगी, वेज को भी तो मिलेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनिशियली ये है तो फाइनली कैसा होगा, फाइनली ऐसा होगा कि जब ये ऊपर से नीचे यहां तक पहुंचेगा, इसके पास अगर v1 स्पीड आ गई है, ठीक है, तो वेज के पास भी हमारे क्या स्पीड एक आ गई होगी, v2 स्पीड। समझ आएगी कि क्वेश्चन कैसे डिफरेंस है। तो इसका मतलब लॉस इन पोटेंशियल किसको मिली है, गेन इन काइनेटिक, बट कितने लोगों को, वेज एंड ब्लॉक। 2 लोगों, Yes. वेज एंड ब्लॉक। तो इसलिए सिर्फ एनर्जी इक्वेशन इज नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि mgh जो लॉस हुआ, लेट्स से मैं मान रहा हूं ये m1 है, ये m1 है और ये m2 है, इसका मतलब m1 इंटू जी इंटू एच दो लोगों को काइनेटिक देगा, किसको, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। समझ आया? तो कितने अननोन है, 2 अननोन्स, 2 अननोन्स, कौन, v1 एंड v2। तो अभी समझ आया कि एनर्जी इक्वेशन से काम नहीं बनेगा, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक बताओ भाई, हमें क्या यूज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? अरे हमें एक्स्ट्रा क्या मोमेंटम यूज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कौन सी इक्वेशन बची अब, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम इसलिए ये टाइप बन गया क्या कि सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, हमें मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या सीखा, आराम से, टेंशन नहीं लेना, अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने एनर्जी कंजर्वेशन सीख लिया, ये वाला क्वेश्चन हमने किया। अब हमने प्रीवियसली मोमेंटम कंजर्वेशन भी तो सीख लिया ना यहाँ पर, कि मोमेंटम कैसे कंजर्व कराते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा के v1 v2 में एक और रिलेशन ले आएंगे। ओके, तो इसका मतलब वी मस्ट यूज मोमेंटम कंजर्वेशन। समझ आया सबको? चले, तो मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो एक ब्लॉक आगे जा रहा है, दूसरा ब्लॉक पीछे जा रहा है, समझ गए मोमेंटम कंजर्वेशन। एक ब्लॉक आगे आएगा कुछ स्पीड, यस सर। हाँ, और दूसरा ब्लॉक पीछे कुछ स्पीड आएगा, तो पीछे जाए। उसके अकॉर्डिंग हम दोनों का जो है मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। क्या सिचुएशन हो जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम, डन। अच्छा, एक गड़बड़ होने वाली है, दोनों की डायरेक्शन में कुछ चेंजेस है या सेम है, चेंजेस है, तो आपको क्वेश्चन में थीटा भी देगा यार, समझ आ हाँ रहा सर, है? थीटा चाहिए। थीटा भी चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी इस तरफ है ना। तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन में यहाँ पे लगा रहा हूं कि इसको वेलोसिटी किस तरफ मिली है, v1, और इसको किस तरफ मिली है, v2। तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे ना, तो ये थीटा यस है, सर। यस सर। थीटा। सो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, v p cos theta। इज इक्वल टू p फाइनल, और इनिशियल तो जीरो है, p फाइनल क्या हो जाएगा, m1
v1 का cos थीटा प्लस m2 v2 V2 को यहाँ पे नेगेटिव v2 cos थीटा नहीं भाई, ये तो पीछे डायरेक्ट ऐसे जाएगा ना। डन सबको? तो v2 की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी m1 v1 cos थीटा अपॉन m2। बताओ यार, कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। क्या है पूरा कि कैसे हम मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन को मिक्स करा सकते हैं। पक्का क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यस सर। ओके गुड गुड। चले तो एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसे आप सॉल्व करके दिखाओ, आंसर करो कि समझ आया प्रॉपर या नहीं आया। ठीक है, cos थीटा वगैरह देगा सब, आप उसके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सॉल्विंग नहीं की है, सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर वेज भी मूव हो रहा है तो फिर हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, चले। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि वेज भी मूव हो रहा है या नहीं? कई बार तो वेज को फिक्स कर देगा और कई बार बोल देगा कि ये सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस। अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो जब ये नीचे आएगा तो इस वेज को कोई रोक पाएगा क्या? नहीं, ये वेज स्लाइड होगा ही पीछे। तो जनरली क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हैं दोनों, तो पक्का मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा ही दोनों में। डन? चले दे देते हैं एक एग्जांपल आपको और। ओके, ये m आर, एम मास आर रेडियस का एक बॉल है, स्फीयर है। ठीक है, मान लेते हैं इसका मास है 4m। ठीक, और इसकी रेडियस भी कितनी है, 4r है। तो ये पक्का नीचे तो आएगा, ये नीचे आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा ना ये बॉल। डन? तो अब आपको बताना है कि ये लेट्स से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, तो आपको बताना है कि किस स्पीड से बॉल वापस आने वाला है, गिरने वाला है। ये फ्रिक्शनलेस है। समझ आया सबको क्वेश्चन? सो फाइंड with what speed ball will leave the wedge and also find the speed of wedge, the speed of wedge at that instant. इस क्वेश्चन को पिक करने का मेरा एक प्रॉपर इंटेंशन है कि ये ही क्वेश्चन मैंने क्यों पिक किया हुआ है, इसका एक रीजन है, आपको समझ में आएगा। अच्छा अच्छा, ये बताओ पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहिए पहले मोमेंटम? क्या लगा आपको? मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन। कि मोमेंटम तो लगाना ही पड़ेगा ना, v1 v2 में रिलेशन लाना पड़ेगा, तब हम एनर्जी यूज कर पाएंगे। तो पीछे वाले क्वेश्चन से एक चीज आपको सीखना है कि सबसे पहले आपको क्या लगा देना है, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा देनी है। मोमेंटम। हाँ, तो मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब क्या है कि ये जो है बॉल जस्ट लीव करने से पहले, ये तो इनिशियल सिनेरियो था, लेट्स से फाइनल सिनेरियो है कि ये किस स्पीड से जा रहा है आगे, v1 से, और ये पीछे किस स्पीड से जा रहा है, v2 से। कोई डाउट किसी को इसमें? इसका मास है m और इसका मास है 4m। तो मोमेंटम कंजर्वेशन समझ गए? हाँ गुड। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हमें पता है कि इनिशियली तो सब कुछ जीरो था, फाइनली क्या हुआ, m वाला मास किस तरफ जा रहा है, v1 से जा रहा है, और 4m वाला मास किस तरफ जा रहा है, v2 से, नेगेटिव की तरफ जा रहा है।
तो पहले इधर आप नेगेटिव रख दो या फिर नहीं रखो तो सॉल्व करके नेगेटिव आ जाएगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1/4 बट नेगेटिव डायरेक्शन में। कोई डाउट किसी को इसमें, V2 और V1 में क्या रिलेशन है? ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन मतलब क्या हुआ है, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है? पोटेंशियल काइनेटिक में। अच्छा, पोटेंशियल काइनेटिक। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, कितनी हाइट नीचे आया है वो बताओ। mgh की वैल्यू क्या होगी ये 4 बताओ। R, right? h minus r। नहीं, उसका सेंटर ऑफ मास भी कंसीडर करेंगे ना। सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर करेंगे, इसीलिए देखो फिगर मैंने इस तरीके से बनाया है, आप देख रहे हो मैंने फाइनल सिचुएशन फिगर में बना के दी है, वो इसलिए दी है कि आप ऐसा कुछ भी सिली रैंडम सा मिस्टेक नहीं करो, समझाया है ना। ध्यान देना है कि अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो कहाँ पे कंसीडर करते हैं उसका, सेंटर ऑफ मास से। तो अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और बाद में जब वो लीव कर रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। पॉइंट समझ आया सबको? तो इसका मतलब ये हुआ Yes, कि yes. गैप देखो, पहले है यहाँ पर, ये है सेंटर ऑफ मास, और फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस तो 4r माइनस r है ना, 3R। 3r है, मतलब क्योंकि ये ऑलरेडी r रेडियस मैंने गिवन दी है। क्वेश्चन ये पॉइंट समझ में आया सबको, ये गलती होती है पक्का, पक्का सबको समझ आ गया ना ये। अच्छा, इसके पास v1 स्पीड है और इसके पास v2 स्पीड है, बाकी अपन सॉल्व कर देंगे। तो क्या हुआ सॉल्विंग टेक्निक, लॉस इन पोटेंशियल, गेन इन काइनेटिक, क्लियर। सो पोटेंशियल में लॉस जो हुआ वो हुआ mg, और h मतलब इस बार कितना होगा लिख देंगे अभी हम, और स्पीड किसे मिली, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, मतलब h इस बार कितना है, h है 4r माइनस r, 3r, और ये हो जाएगा हाफ इंटू m1 क्या है, m1 को हमने m ही माना है, और स्पीड कितनी है v1 प्लस m2 को क्या है, हम एज्यूम किया है 4m1, डन। और v2 कितना है, V1/4। v1/4। तो ये थोड़ा सा यहाँ से हमें आइडिया लेना है का स्क्वायर। अब यार थोड़ा सा सॉल्व करना है, बाकी कोई टेंशन ही नहीं है। तो m तो सबसे कैंसिल आउट हो गया, 4m हमने लिख दिया है, m तो सबसे कैंसिल आउट हो गया, देखो कितना बचेगा 3gr, और ये 2 सबके इधर मल्टीप्लाई पे आ जाएंगे, 2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस, तो ये एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा v1 स्क्वायर बाई 4, तो ऐड कर दो 5/4, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24/5 gr। कोई डाउट किसी को इसमें? ओके गुड। v2 क्या होगा, v2 अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव दिस डिवाइडेड बाय 4, मतलब अंदर कितना जाएगा, 16 लेके जाएंगे, सो 16 इस पे डिवाइड करना पड़ेगा, सो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 6, और 8 से कैंसिल आउट होगा 3/10, क्लियर। क्लियर, ये आइडिया समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, हमने क्या किया, सीखा क्या हमने, पहले देखें सीखा क्या हमने, हमने ये बताया कि ये जो क्वेश्चन था, देखो पर्टिकुलर ये क्वेश्चन, पहले जो हमें क्वेश्चन आता था वो ये आता था, क्या सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से काम बन जाता था। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से काम नहीं बनेगा, हमें साथ में क्या लेके चलना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन, डन। हमें साथ में मोमेंटम कंजर्वेशन को भी लेके चलना है, तो दोनों से ही काम बनेगा। पता कैसे चलेगा, यूजुअली दे देगा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब ये नीचे आएगा तो इसे भी पीछे जाना पड़ेगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है,
तो यहाँ से आइडिया लगेगा कि पहले मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, फिर अपन एनर्जी कंजर्व कराएंगे। और यहाँ पर मैंने एक चीज थोड़ा सा बताई, क्या कि सेंटर ऑफ मास का ध्यान देना है कि जो एनर्जी होती है वो सेंटर ऑफ मास से देखते हैं कि कितना हाइट नीचे आया हुआ है उसका सेंटर। तो बॉल तो 4r नीचे आई हुई है, बट उसका सेंटर सिर्फ कितना आया होगा, 3r। बताएं, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है ना? ठीक है, हाँ सर। हाँ, गुड। तो ठीक है, यहाँ तक ओके है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम आगे कंसिडर करेंगे, थोड़े से स्प्रिंग एनर्जी को भी इंक्लूड करेंगे कि स्प्रिंग वाले क्वेश्चन कैसे करना है, और उसके बाद फिर हम आगे कोलिजन पे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली ये मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, क्या, कोलिजन। ठीक है, चलो। तो अभी आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन ही सॉल्व करें, प्रैक्टिस शीट आगे सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है, जब कोलिजन कंप्लीट होगा उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आप लोग सब प्रीवियस जो कंप्लीट करना है वो कंप्लीट कर लें। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय 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 सर, टेक केयर। बाय सर, टेक केयर। बाय सर।